जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेट सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने इकोनॉमिक्स 12th के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो बुक हैं। ठीक है, 12th में इकोनॉमिक्स में, एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि बेटा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि 40 मार्क्स की वेटेज है, इसमें आपकी टोटल कितनी यूनिट है और हर यूनिट में कितने चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, किस यूनिट की वेटेज ज्यादा है और किस यूनिट की वेटेज कम है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितनी यूनिट है और हर यूनिट की वेटेज कितनी है। साथ साथ मैं आपको ये भी समझा दूंगा बेटा कि इनमें से कौन कौन सी यूनिट इजी है और कौन कौन सी यूनिट कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बेटा जहां तक हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी 5 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली यूनिट है बेटा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें जो है अपने किसी बुक में 4 चैप्टर हैं तो किसी बुक में 3 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं बेटा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, रियल फ्लो, मनी फ्लो, डिफरेंट एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, और इसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, साथ साथ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, इसके साथ साथ उसमें क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, सेम इनकम मेथड क्या है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। कुल मिला के जो 3 या 4 चैप्टर हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, बट वेटेज इसकी कम है। वेटेज है केवल बेटा 10 मार्क्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी है इसमें, बट आप कह सकते हो कि अगर आपका इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, तो आपके लिए एक अच्छी यूनिट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। वैसे बहुत इजी है। ठीक है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बट मुझे जो इशू लगता है वो यही लगता है कि इसमें जो इसकी वेटेज है बेटा वो बहुत कम मार्क्स की है, बट क्योंकि ओवरऑल 40 मार्क्स है तो उसमें 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड यूनिट की, नाम है मनी एंड बैंकिंग। अब इसमें 2 ही चैप्टर है बेटा, एक मनी है और एक बैंकिंग है। ठीक है, मनी और बैंकिंग में अपने को क्या पढ़ना है बेटा कि मनी से आने से पहले हमें बार्टर सिस्टम फेस करना पड़ता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है बेटा। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है मनी के फंक्शन, इसके अलावा आपको पढ़ना है हु सप्लाई मनी इन इंडिया एंड व्हाट इज द सिस्टम और बेसिस जिसके बेस पर हमारे देश में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है। फिर बात करते हैं बैंकिंग की, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे बेटा, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक्स के वो कौन से टूल्स हैं, ठीक है, जिनसे कि आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और टोटल वेटेज है बेटा 6 मार्क्स की। ये जो यूनिट है बेटा मनी बैंक की, ये बहुत इजी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे 6 मार्क्स बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यूनिट है बेटा थर्ड, नेम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें भी 3 चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एडी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्लोज इकोनॉमी में क्या कंपोनेंट्स है, ओपन इकोनॉमी में क्या कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बेटा। ठीक है, इसके साथ साथ आप शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम इसमें आप स्टडी करेंगे, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, अब इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोच, एडी एस अप्रोच, एसआई अप्रोच, दोनों आप लोग इसमें स्टडी करेंगे। और इसके बाद आप प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड भी स्टडी करेंगे। फिर
कैसे मॉनेटरी पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी से हम इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, वो सब आपको इसमें सीखना है। ठीक है, वेटेज है बेटा 12 मार्क्स की और इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, 3 चैप्टर हैं, इसमें डायग्राम भी है और आपको न्यूमेरिकल्स भी सीखने पड़ेंगे। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, एक ही चैप्टर है, ठीक है, बट बड़ा चैप्टर है, वेटेज है बेटा 6 मार्क्स की, जिसमें आपको कंप्लीट इंडिया के गवर्नमेंट बजट सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा। गवर्नमेंट बजट क्या होता है बेटा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स क्या है, रिसीट्स में भी रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, वैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे बेटा इसमें बजट डेफिसिट के बारे में, टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। 6 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, एक अच्छा चैप्टर है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब जो लास्ट यूनिट है बेटा उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां पे इसमें 2 चैप्टर आते हैं बेटा, एक आता है फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज और दूसरा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज में हम लोग यही पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेथड हैं रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करने के, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं इसमें दूसरे चैप्टर की जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पूरी यूनिट का नाम भी इसी पे है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटा हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा किन किन हेड से, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन एक्सचेंज आता है और किन किन हेड से फॉरेन एक्सचेंज जाता है, उसी स्टेटमेंट को बेटा हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कुल मिला के आपकी 5 यूनिट और टोटल वेटेज 40 मार्क्स। ठीक है, कॉमर्स वालों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान लगता है मैक्रो, जबकि ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब बात करते बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो बेटा जहां तक हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की, तो उसमें पूरी ही बुक को केवल 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है बेटा। ठीक है, वेटेज वही 40 मार्क्स की है और वो 3 यूनिट कौन सी है, पहला है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस दैट इज 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूनिट है बेटा करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी और थर्ड यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया दैट इज अ कंपैरिजन विद नेबर्स। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर ये जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 है, अगर मैं बात करूं बेटा टीआर जैन की, ठीक है, देखिए अभी जो संदीप गर्ग है वो तो मुझे आज मिली नहीं, मैं लेने गया था। तो टीआर जैन में जो पहले 4 चैप्टर है, ठीक है, जो पहले 4 चैप्टर है बेटा वो इस यूनिट में आते हैं। टोटल वेटेज है 12 मार्क्स। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर, सबसे पहला है बेटा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिसमें आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है बेटा दैट इज अबाउट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इसमें आपको बताया जाता है भैया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, 5 ईयर प्लान्स के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फिर इसमें जो थर्ड चैप्टर आता है बेटा, थर्ड चैप्टर जो है इट इज अबाउट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड फ्रॉम 1947 टू 1990। और जो फोर्थ चैप्टर है इस यूनिट में उसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, 1991 से जो चल रहा है एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन क्या होता है बेटा, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, फिर प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और उसका अप्रेजल भी किया जाएगा कि उससे क्या बेनिफिट हुए और क्या आपको नुकसान हुए। इसके साथ साथ डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के
ये जो 4 चैप्टर है, ठीक है, टीआर जैन से, उसकी वेटेज बनती है बेटा 12 मार्क्स। ठीक है, तो बेटा इसके बाद जो हमारा सेकंड यूनिट है, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी बेटा 4 चैप्टर है, बट देखिए इसकी वेटेज कितनी है, 20 मार्क्स की है, तो बढ़िया वेटेज है। ठीक है, और बहुत आसान से इसमें चैप्टर आप लोगों को स्टडी करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे बेटा, सबसे पहले आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सेकंड यूनिट, क्योंकि वेटेज है 20 मार्क्स, चैप्टर है 4, तो कौन कौन से चैप्टर पे आपका फोकस होना चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए हमने फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में सुना है, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में अब तक इतना नहीं सुना है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है बेटा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और हमारे देश में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जो इसके बाद हम इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, वो है रूरल डेवलपमेंट। समझिए इंडिया का जो डेवलपमेंट है बेटा, वो रूरल डेवलपमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरियाज। जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा बेटा, ठीक है, तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट में हम मेनली 2 चीजें पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, रूरल फाइनेंस प्रॉब्लम्स यानी क्रेडिट क्रिएशंस की प्रॉब्लम, क्रेडिट प्रॉब्लम कह सकते हो, और दूसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है बेटा, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्या स्टेप्स उठाए हैं रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रूरल क्रेडिट की बात करें तो रूरल क्रेडिट की नीड्स क्यों होती है, और गवर्नमेंट किस तरीके से रूरल क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रही है, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, इसमें उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। तो नाम एम्प्लॉयमेंट है, बट इसमें ज्यादातर चीजें हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद इसमें जो लास्ट चैप्टर है बेटा, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज को, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर नीड्स, ठीक है, या फ्यूचर जनरेशंस को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और किस तरीके से वी कैन मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पूरा बहुत अच्छा चैप्टर है जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो ये 4 चैप्टर, टोटल वेटेज 20 मार्क्स। ठीक है, अब इसके बाद जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, ये केवल एक ही चैप्टर है बेटा। तो अगर मैं बात करूं तो जो आपके इंडियन इकोनॉमी है टीआर जैन के अकॉर्डिंगली, इसमें केवल 9 ही चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिवली मैक्रो से बात करें तो कम चैप्टर वाली बुक है। ठीक है, और ये पूरा एक चैप्टर ही है। ठीक है, और टोटल वेटेज है 8 मार्क्स की। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसकी बेटा इसी यूनिट की है, क्योंकि एक चैप्टर वेटेज 8 मार्क्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, उसका जो डेवलपमेंट पाथ है उसको स्टडी करते हैं बेटा, और फिर हम लोग कंपेयर भी करेंगे इन डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है बेटा, तो बड़ा आसान सा चैप्टर है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बेटा आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है बेटा वो 20 मार्क्स का होता है। इसमें इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई बड़ा फंडा है नहीं, आपको एक फाइल बनानी है किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एक आपको फाइल बनानी है, एक आपका वाइवा होगा, उसी के टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। ठीक, तो यहाँ पे आपको मैं तो एक सजेशन दूंगा कि जब आप अपनी फाइल बनाएं, अपना प्रोजेक्ट बनाएं, तो बेटा वो बुक में जो आपके चैप्टर्स है उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट बना ले, ताकि जब आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करें तो आपका कम से कम एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये था कंप्लीट सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स 12th, राइट। तो अब आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।